तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वालिटी। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है, इक्वालिटी ऑफ व्हाट? मतलब किस चीज़ की इक्वालिटी? हम कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? हम इक्वालिटी ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, या फिर हम इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मे बी इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आउटकम की बात कर रहे हैं। तो हम सबको इक्वालिटी तो चाहिए, लेकिन इक्वालिटी का मतलब क्या है? किस चीज़ की इक्वालिटी? तो एक आयरनी बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि आप सभी इक्वालिटी वर्ड यूज़ तो करते हो, कॉमन वर्ड हम सभी यूज़ करते हैं कि इक्वालिटी, लेकिन हम सबके मायने अलग है इक्वालिटी को लेके। और जिसके कारण जो मान लो आपकी अंडरस्टैंडिंग इक्वालिटी को लेके ये है कि आई सपोर्ट रिजर्वेशन, राइट, बट दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडिंग है कि आई सपोर्ट मेरिट। इक्वालिटी की बात दोनों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है इक्वालिटी वर्ड को ही लेके, इक्वालिटी के मतलब को लेके, तो आप इक्वालिटी के ही अपोजिट में खड़े हो जाते हो एंड इट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न फॉर नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूं उतना मैं सिंप्लीफाई करूँगा। एंड आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ लाइक थिंकर्स लाइक रोल्स, अमर्त्य सेन, और मैंने हरारी की इस बुक को भी पढ़ा है। आई विल बी लाइक बोरोइंग सम कंसेप्ट ऑफ हरारी इनटू दिस वीडियो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नोवा हरारी है जो, उनकी एक और बुक है सेपियंस, उसमें वो बताते हैं, मतलब बताते क्या है, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वर्ल्ड में अब तक काफ़ी बड़े बड़े इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए मूवमेंट्स हुए, रेवोल्यूशन हुए। ठीक है, और उनमें जो सबसे मेन आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखोगे, फ्रेंच वाले लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लेकिन वो भी एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते कि इक्वालिटी ऑफ व्हाट। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो लोग सोच के देखो, लिबर्टी की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, वो एट द सेम टाइम स्लेव्स भी रख रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए इक्वालिटी के मायने सबके लिए सेम नहीं है, और उसके इक्वालिटी के मायने भी अलग अलग है। ठीक है, सबको फिर भी लाइक इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है अमेरिकन वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात आती है फिर। तो अमेरिकन के साथ क्या सीन था, जो 1776 में था, उन्होंने एक लाइन थी, ऑल मैन आर इक्वल्स। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोल दी, बट वे स्लेवरी प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पे वे भी, और ब्लैक पीपल को एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, उनको प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था, ना कि इंसान की तरह। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट पिक्चर दिखाते हैं इक्वालिटी की, जबकि ये काफ़ी पॉपुलर रेवोल्यूशनरी लाइक मोमेंट्स थे। इवन ये चीज़ आज भी चल रही है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो सेम वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग हो सकते हैं। लाइक एक बंदा है जो कह रहा है कि मेरे को इक्वालिटी चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक बंदा बोल रहा है कि मेरे को चाहिए इक्वालिटी, तो रिजर्वेशन हटाओ। एक सेकेंड, मैं ये हटा देता हूँ, आपको अच्छे से देखने में आसानी होगी। तो एक बंदा मांग रहा है इक्वालिटी, वो कह रहा है रिजर्वेशन हटाओ। वहीं दूसरा बंदा कह रहा है, जो दलित है, जो ओप्रेस्ड सेक्शन से बिलोंग करता है, वो कहता है मेरे को इक्वालिटी चाहिए, तो रिजर्वेशन और ज़्यादा बढ़ाओ। वो कह रहा है रिजर्वेशन और ज़्यादा बढ़ाओ इक्वालिटी लाने के लिए। दोनों इक्वालिटी मांग रहे हैं, लेकिन दोनों के मीडियम्स अलग हैं, दोनों के इक्वालिटी को लेके मायने अलग है, राइट। इक्वालिटी की एक सबसे मेन चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इक्वालिटी कोई इंडिविजुअल एक वर्ड नहीं है, इक्वालिटी एक फैमिली की तरह से है।
जैसे फैमिली में अलग अलग लोग होते हैं, साथ रहते हैं, बट काफ़ी पॉइंट्स पे वे एग्री नहीं करते। वैसा ही खेल इक्वालिटी की अलग अलग डेफिनेशंस का है। सबको सब इक्वालिटी के मतलब इक्वालिटी की डेफिनेशन ही है, लेकिन दे कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, वे अपोजिट एंड्स पे जाके खड़ी हो जाती हैं। तो इक्वालिटी में जो सबसे दो मेन ब्रांचेस हैं वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। अब आपको इनको दो भाइयों की तरह देखना है, दो एग्जाम्पल्स की तरह नहीं देखना इक्वालिटी के, आपको इनको दो भाइयों की तरह देखना है, चुन्नू मुन्नू की तरह। एक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलता है कि भाई मैंने तो सबको सेम कंडीशंस दे दिए कि फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, मैं आपके लिए सेम कंडीशंस कर रहा हूँ। लाइक मैं आपके लिए सेम रूल्स बना रहा हूँ, आपको सेम एक्सेस है, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू जॉब्स, एक्सेस टू मार्केट। मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपसे डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी क्रीड से बिलोंग करते हैं, आपको सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये कह रहे हैं कि रेस फेयर है एकदम, हम आपको सबको भागने का मौका दे रहे हैं, जो भी फिनिश लाइन क्रॉस कर देगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये फेयर गेम है, क्योंकि सबको मेहनत करने का मौका मिल रहा है, सबको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है, और जो बंदा अपने आप को प्रूव कर देगा वो जीत जाएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जो बंदा मेहनत करके रेस जीत जाएगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट ये दूसरा भाई है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये कहता है कि आपकी बात गलत है, ये इसको उससे कंप्लीट बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ये कहता है कि खाली जो स्टार्टिंग है वो मैटर नहीं करती, एंडिंग भी मैटर करती है। ये एंड पे फोकस कर रहा है कि बाद में जो वर्क है उसके बाद क्या है, ठीक है। व्हाट मैटर इज़ वेयर पीपल एंड अप, ठीक है, कंप्लीटली ये बाद की बात कर रहा है। ये कह रहा है, ये सिस्टम को दोष दे रहा है कि आप जो कह रहे हो कि रेस फेयर है, वो फेयर कैसे हुई, क्योंकि सबकी स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। एक बंदा जो बिल्कुल लाइक फिनिश लाइन के नज़दीक है और एक बंदा है वो काफ़ी दूर है, तो उनमें इक्वालिटी कैसे हुई, क्योंकि ये तो बंदा बिल्कुल पास है, ये तो जल्दी जीत जाएगा। और ये चीज़ किस वजह से है, सिस्टम के गैप्स के वजह से है, रिजिड सिस्टम के वजह से है, जिसके कारण आप ऑब्जर्व करोगे काफ़ी लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं बट फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो क्यों है, क्योंकि सिस्टम में जो गैप्स हैं, वो सिस्टम में इतने ज़्यादा गैप्स हैं। एक तो वो सिस्टम को नहीं समझ पाएगा कि सिस्टम को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है, सिस्टम को इतना ज़्यादा रिजिड बना रखा है कि वो मेहनत करने के बाद भी उसको जो आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो जिसको आप इक्वालिटी बता रहे हो वो बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये कहता है भाई ठीक है, तेरी बात से मैं एग्री कर लेता हूँ कि हाँ कुछ खामी है। तो ये बाद में दो ब्रांचेस और में टूट जाता है जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक है फॉर्मल इक्वालिटी, एक है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब जो वो था ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये वही बात है कि जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम ने जो खामियां बताई थी, इसमें वही खामियां हैं कि सेम लॉ फॉर एवरीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन पेपर, ब्लाइंड जस्टिस, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर आप इंडियन आर्टिकल 14 को देखोगे ना, जो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, वो यही वाली फॉर्मल इक्वालिटी है, ठीक है। बट इस केस में ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व भी करनी है कि इक्वालिटी, आप कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हो और कौन सी इक्वालिटी कौन से जगह पे, कौन से टाइम में, कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा फिट बैठेगी। यहाँ पे जो लॉ के केस में है कि हाँ सबको, कोई रिच है कोई पुअर है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉ के आगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये राइट मेथड है। बट अपॉर्चुनिटी के मामले में चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। ये कहता है ठीक है, अगर स्टार्टिंग लाइन सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, सबको फिर थोड़ा सा अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है।
सबको क्या करते हैं हम, अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो लाइन के बिल्कुल पास है, ठीक है, ये रही लाइन, और एक बंदा दूर है, तो इसको भी खींच के यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। मतलब दोनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम बनाते हैं, जब भी तो रेस फेयर होगी ना। ठीक है, जैसे एक बंदा है, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, दो रेस करने के लिए दो बंदे खड़े हैं, ये ट्रैक है, एक बंदे के पास शूज़ हैं बढ़िया वाले, एक के पास फटे पुराने शूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसके पास फटे पुराने शूज़ हैं उसको हम शूज़ दे देंगे, ताकि हम किसी हद तक हम इक्वालिटी ला सके स्टार्टिंग पॉइंट में, कि जहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है हम वहाँ पे इक्वालिटी ला सके। तो ये क्या बात करते हैं, फॉर दोज हु आर इनइक्वली प्लेस्ड, ठीक है, सेम बात, ठीक है। एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे रियल इक्वालिटी को लाने के लिए। और एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, रिजर्वेशन, इंडिया के केस में जो बिछड़ी हुई जाती हैं। तो रिजर्वेशन का लॉजिक इकोनॉमिकल नहीं दिया जाता, यही दिया जाता है कि इतने सालों से जिन पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चाहे उनके पास पैसे हों चाहे ना हो, उनको समाज में उठने बैठने नहीं दिया जाता। तो ये एक तरह से भुगतान है उस ऑपरेशन का, इतने सालों से जो ऑपरेशन हो रहा है उसका भुगतान है, ताकि उनको भी समाज में इक्वल लेवल पे लाया जाए। क्योंकि इंडिया का समाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के दम पे आपको समाज में इज्जत मिल जाती है। तो उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया गया है, और इसका फिलोसफिकल फाउंडेशन भी है। तो यही चीज़ मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हिस्टोरिकली आप देखोगे, मान लो 3 बंदे हैं और ये वॉल है, एक बंदे की हाइट तो है पूरी लंबी, उसको ज़रूरत नहीं है किसी की भी उस दीवार के पार देखने की, बट एक इंसान की हाइट है छोटी, उसको ज़रूरत है, और एक है बिल्कुल अपाइज, उसको भी ज़रूरत है। तो इनको हम क्या करेंगे, बॉक्स दे देंगे, ताकि ये उनके लिए देखने के लिए समानता पे आ जाएं, ये तीनों देख सके, इक्वालिटी हो जाएगी। यही लॉजिक है जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है उसका, ये रिजर्वेशन का, अफर्मेटिव एक्शंस का, यही लॉजिक है। बट ये डिबेट यहीं भी नहीं ख़त्म होती, ये और आगे चलती है। इसके बाद आ जाते हैं क्रिटिक्स, राइट्स क्रिटिक्स, लेफ्ट्स क्रिटिक। जो राइट वाले लोग हैं उनका क्रिटिक ये है कि जो ये हमने रिजर्वेशन वगैरह दी है, ये मेरिट है, उसको निगलेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन वगैरह इन चीज़ों की बात करके हम मेरिट को सप्रेस कर रहे हैं, और जो कि सोसाइटी के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है, कि अभी भी हम लोगों को ग्रुप के बेसिस पे जज कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। हमने अभी भी इंडिविजुअलिटी को प्रायोरिटी नहीं दिया है, अभी भी हम ग्रुप्स को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिएट्स रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जो इतने सालों से चल रही है, आप एक और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। जो बंदा मेरिट के बेस पे आ रहा है, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। वो कह रहा है कि मैं तो 100 नंबर लाया हूँ, ठीक है, मैं तो बिल्कुल वो हूँ, 100 नहीं कहते, वो कह रहा है कि मेरे तो 98 मार्क्स आ गए हैं 100 मार्क्स में से, और दूसरे बंदे क्या हैं 88, मेरे को नहीं लेके आप उसको ले रहे हो, आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। मतलब आप एक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए एक और डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है बिल्ड्स रिजेंटमेंट नॉट यूनिटी। इसका जो सबसे मेरे को भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि ये रिजेंटमेंट क्रिएट करता है ये चीज़, मतलब लोगों के बीच में ना, मतलब मनमुटाव पैदा करता है। लोगों में जो इक्वालिटी आनी चाहिए, कंट्री में आनी चाहिए, एकता आनी चाहिए, जो चीज़ भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो उससे हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ पे रिजर्वेशन मिल रही है, इन्हीं चीज़ पे अफर्मेटिव एक्शंस मिल रहे हैं, तो ये समाज में प्रेजेंट रहेंगे। समझ रहे हो, ये समाज में हम उनको भूल ही नहीं सकते उन चीज़ों को। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रोंग है बट सही बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
जब हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पे वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी। वुमेन्स थी जो इंडिया, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव थी वुमेन की, कुछ चुनिंदा वुमेन थी, उनसे पूछा गया इस बारे में, उन्होंने कह दिया कि हमें रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वुमेन अपने आप कर लेगी, ठीक है, हम अपना आप ग्रोथ कर लेंगे सोसाइटी में, हमें इतना विश्वास है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन आज 75 साल बाद हम वुमेन को पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं 33%। अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, करंट अफेयर से लिंक को पढ़ने लिखने वाले बंदे हो, तो आपको पता होगा, नॉर्मली सबको पता होगा कि 33% रिजर्वेशन पे डिबेट चल रही हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस की थी कि सोसाइटी उनको प्रोवाइड करेगी, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, एम्पावरमेंट मिलेगी, वो नहीं मिली। तो हम इस केस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि रिजेंटमेंट बिल्ड होती है, नॉट यूनिटी। तो इस वजह से हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं बनेगी भाई बात। तो उसके बाद आ जाता है एक इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट है इनफाइनाइट लूप, इट डज नॉट स्टॉप। हाँ ठीक है, हम देख भी पा रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है इंडिया में। और ये इनफाइनाइट लूप पता है क्यों चल रहा है? पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि हमने जो अफर्मेटिव एक्शंस थे, जो एक कम्युनिटी को, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उनके ड्यू राइट्स प्रोवाइड करने के लिए थे, उनको हमने एक पॉलिटिकल, ठीक है, गेम बना के रख दिया है। अब ये पॉलिटिक्स चल रही है रिजर्वेशन पे, अफर्मेटिव एक्शंस पे, बट जिनका फ़ायदा होना चाहिए था उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक और कंसेप्ट आता है जिसको मैं अदर पॉलिटी की वीडियो में डिस्कस करूँगा, कि जो ओबीसी वाली रिजर्वेशन भी है ना, उनमें स्ट्रेटिफिकेशन है कि कुछ ही एक सेक्शन है पर्टिकुलर ओबीसी में जो अब वेल ऑफ हो गया है, वो ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी जो अदर सेक्शंस है ना, ऐसी मतलब ओबीसी में सब कम्युनिटीज़ है जिन्होंने आज तक रिजर्वेशन का मुंह तक नहीं देखा। तो अब बात करते हैं लेफ्ट क्रिटिक की। तो लेफ़्ट को अगर देखोगे, देखने में लगता है कि भाई ये क्यों ही क्रिटिक करेंगे लेफ़्ट वाले, इनका क्या क्रिटिक हो सकता है, क्योंकि सब्सटेंटिव इक्वालिटी मतलब काफ़ी ठीक कंसेप्ट है। तो ये एक तरह से क्रिटिक भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, दीज आर नॉट इनफ। हमें सिस्टम, क्योंकि इसके बाद सिस्टम है जो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसे हम इंक्लूजन बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। मतलब उनका बेसिकली कहना यह है कि हम रूट कोज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम की असली जड़ है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? इनका क्लियर कट ये कहना है कि हम मतलब सोसाइटी, मतलब इनका क्लियर कट कहना ये है कि मतलब जैसे एक चोट लग जाती है, बड़ी चोट है, हम उस पर बैंडेज लगा दे रहे हैं, हम उसका सही इलाज नहीं कर रहे। यही बात है लीकी बकेट। एक बकेट है, वो लीक कर रही है, हम उसे भर तो रहे हैं बट उसे फिक्स नहीं कर रहे, जो वो लीकेज हो रही है जिस वजह से, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इस स्ट्रक्चर के वजह से तो है। जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ही इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। इनइक्वालिटी एट द फर्स्ट प्लेस क्रिएट क्यों हुई? क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जब भी तो हम 75 साल से रिजर्वेशन वगैरह कर रहे हैं, बट अकेली रिजर्वेशन काफ़ी नहीं है, हमें सोसाइटी को भी चेंज करना पड़ेगा। जो सोसाइटी की खामियां हैं उन पे भी काम करना पड़ेगा, वरना जो रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, इनसे काम नहीं बनेगा, ठीक है। इनके साथ साथ हमें सोसाइटी में चेंज भी लाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को रिपेयर करना पड़ेगा, वरना जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे की वैसी ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली है कि
हम मतलब चीज़ों को क्रिटिसाइज करके उसका सल्यूशन निकालते निकालते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इवन दो राइट्स की क्रिटिक्स है वो बोल रहे हैं कि हम लाइक आप कुछ ज़्यादा ही इंटरवेंशन कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि आप इंटरवेंशन ज़्यादा कर रहे हो, और वहीं लेफ्ट कह रहा है कि आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, हम बीच में फंस गए हैं। और यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इशू है कि मतलब कंक्लूजन नहीं निकल सकता, आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नज़र आएगी। और सच बताऊं, आज भी इन सवालों का कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। ये डिबेट्स ऐसे ही चलती हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है आप चीज़ों को उतना समझा पाओगे, क्योंकि एक चीज़ हर चीज़ पे सेम अप्लाई भी नहीं हो सकती। मैंने आपको आर्टिकल 14 का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे कुछ जगह फॉर्मल इक्वालिटी ठीक है, हर जगह हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी की भी बात नहीं कर सकते, और हर जगह फॉर्मल इक्वालिटी भी नहीं हो सकती। ठीक है, और फिर राइट्स की क्रिटिक भी मैटर करती है, लेफ़्ट की क्रिटिक भी मैटर करती है। ठीक है, तो अब इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं हम कैसे। पहले हम मेरिट को समझ लेते हैं, क्योंकि मेरिट के अराउंड ही सब कुछ घूमता रहता है। कम से कम हमें समझ में तो आई मेरिट है क्या। तो अगर बात मेरिट की है तो सब एक बात से एग्री करेंगे कि हाँ, जो बंदा सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, जो बंदा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है उसे ही मिलना चाहिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, जो गेम को अच्छे से खेल पा रहा है, जो फिनिश लाइन को अच्छे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। ठीक है, आप सभी इस चीज़ से एग्री करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपको हिला के रख देगा। एक सवाल, मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा जन्म लेता है एक हाई क्लास सिटी में, एग्जांपल साउथ मुंबई। ठीक है, उसको सब कुछ मिलता है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास ट्यूशन, वर्ल्ड क्लास लाइक फूड, न्यूट्रिशन, जो उसके दिमाग को तेज करेगा। उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठ के उसे पढ़ाते हैं, उसे सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। उसके पास कम्युनिटी है जिनसे वो बात करता है, जिनसे वो अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करता है, एजुकेटेड लोगों के पास बैठता है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ है एक झोपड़पट्टी में रहने वाला, एक पिछड़े हुए विलेज से दूसरा बंदा, रामू। उसमें भी उतनी भूख है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं दोनों में सेम भूख है, टैलेंटेड भी दोनों सेम है, और बोलो, बट परिस्थितियाँ सेम नहीं है, सरकमस्टांसिस सेम नहीं है। रामू के पास ना कोई अच्छा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की तो आपको हालत पता है, प्राइवेट ट्यूटर वहाँ पे नहीं है, और न्यूट्रिशन के नाम पे नील बटा सन्नाटा। समझ रहे हो, क्या न्यूट्रिशन मिलेगा रामू को? उसकी तो हालत ऐसी है कि कई बार उसको लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं, कई बार उसको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है, उसको खुद काम पे जाना पड़ता है। समझ रहे हो, कैसे करेगा वो चीज़ें मैनेज? नहीं हो पाएंगी। भूख दोनों में है, दोनों में टैलेंटेड भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सरकमस्टांसिस साथ नहीं दे रहे। सोच के बताओ, दोनों को एक पेपर में बिठाया जाए 10 साल बाद, कौन कैसा परफॉर्म करेगा? और यही बात माइकल सैंडल भी बात कर रहे हैं इसके बारे में। वो कह रहे हैं कि हम मेरिट को लक से कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरिट इज़ नॉट ओनली अबाउट टैलेंट, सरकमस्टांसेस भी मैटर करते हैं। अब आप थोड़ा ना चूज़ कर रहे हो कि आप किस टैलेंट के साथ पैदा होगे, आप किस फैमिली में पैदा होगे, किस कंट्री में पैदा होगे। दीज आर ऑल बाय लक। आपने इनमें से कुछ भी खुद अर्न नहीं किया है, यह आपको पहले से ही मिलाया हुआ है। तो ये चीज़ एज्यूम कर लेना कि सभी स्टार्टिंग लाइन से इक्वली स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सभी स्टार्टिंग लाइन पे इक्वली खड़े हैं, ये चीज़ एज्यूम कर लेना क्या सही है? नहीं है। तो माइकल सैंडल्स की ये बात सही है कि
कि जो आपका टैलेंट है, आपके डिसिप्लिन है, वर्क एथिक है, सब सरकमस्टांसिस से लिंक्ड है। आप इनमें से कुछ भी चीज़ें चूज़ नहीं कर रहे हो। तो इस बात से समझ पा रहे हैं कि कंप्लीटली मेरिट पे रिलाई करना भी सही नहीं है। लेकिन हम मेरिट को इग्नोर भी नहीं कर सकते कंप्लीटली। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल इसका है सोवियत यूनियन। उन्होंने क्या कोशिश की थी? कम्युनिज्म लाने की। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि हाँ, हम सबको फिनिशिंग लाइन पे कंधे पे बिठा के ले जाएंगे, लेकिन सोवियत यूनियन उसी बोझ के नीचे दब गया। तो आप कंप्लीटली मेरिट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरिट को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे तो पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा। यू कांट वर्क विद दैट सिस्टम दैट इज़ कंप्लीटली इनएफिशिएंट, जो फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो लोग हैं ही नहीं जो उस ड्यूटी को, उस सिस्टम को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना टैलेंट के आप किसी को भी बिठा दे रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। तो अब इसके बारे में बाद नेक्स्ट टॉपिक है, क्या इक्वालिटी वर्थ परसुइंग है? मतलब हम इतनी देर से इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी इतना डिज़र्व करती है कि हम इसके बारे में इतनी बातचीत करें, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचें? क्या ज़रूरत है इक्वालिटी की? ठीक है, हम इक्वालिटी मांग तो रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में इक्वालिटी की ज़रूरत है भी या नहीं? तो इसके दो रीज़न है, एक है प्रैग्मेटिक रीज़न, एक है मोरल रीज़न। तो प्रैग्मेटिक रीज़न ये है कि 20 कंट्रीज़ की स्टडीज़ हुई और ये चीज़ पाई गई कि जिन कंट्रीज़ में इक्वल सोसाइटी, मतलब जिन कंट्रीज़ में इक्वलिटी अच्छी है, वहाँ पे बेटर हेल्थ पाई गई, वहाँ पे क्राइम्स लो पाए गए, वहाँ पे हायर ट्रस्ट पाया गया, मोर इनोवेशन पाई गई। इन चीज़ों में तो जो लोअर क्राइम है, इस चीज़ को तो हम कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तो आपका रीज़न ही काफ़ी है कि जब सोसाइटी में सभी वेल ऑफ हैं, सबके पास इक्वालिटी है, सबके पास इतना है कि वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, मतलब मजबूरियाँ नहीं है। क्योंकि क्राइम का एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर पता है क्या है? मजबूरी भी एक रीज़न होती है क्राइम का। चोरी, डकैती, इन चीज़ों का ना, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे क्राइम की, तो आप पाओगे मोस्टली केसेस में जो क्राइम है वो ज़रूरत से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मोरल रीज़न क्या है? रूल्स देता है, जॉन रूल्स, जो हमने पिछली क्लास जस्टिस में भी बात की थी, जॉन रूल्स की। वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं कि आपको अगर नहीं पता कि आप कौन सी सोसाइटी में जन्म लोगे, आप रिच पैदा होगे, पुअर पैदा होगे, आप कौन से वर्ग में पैदा होगे, ब्राह्मण पैदा होगे, दलित पैदा होगे, ठीक है, तो आप कैसी सोसाइटी चूज़ करोगे? यहाँ पे भी वही बात आती है। ठीक है, आप कैसी सोसाइटी डिज़ाइन करोगे जब आपको नहीं पता कि कास्ट, जेंडर, सिटी, इनकम कुछ नहीं पता? आप कैसी सोसाइटी चाहोगे? आप क्या बैलेंस कर पाओगे? इस चीज़ के बारे में सोचो, आपको जवाब मिल जाएगा इस चीज़ का। अब हम इस चीज़ को, टॉपिक को अमर्त्य सेन के एंगल से देखते हैं, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। अमर्त्य सेन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। नोबेल प्राइज़ विनर, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं ये और फिलोसोफर है। ठीक है, इनकी जो अप्रोच है वो बोलते हैं, जो अब तक हम रिसोर्सेज पे बात करते हैं ना, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितनी हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे इक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड ऑल। ठीक है, ये चीज़ें इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन क्या है? कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करना, कि क्या हम वो चीज़ कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग यही है, और सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच है सच बताऊँ ये, क्योंकि ये रियल लाइफ पे बात करती है। वो बोलते हैं कि हमें रियलिटी में फ्रीडम है या नहीं। ये अमर्त्य सेन कागजी फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, वो रियल लाइफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि दो बंदे हैं, ठीक है, दोनों के पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ें हैं, इनकम भी है,
अपॉर्चुनिटी भी दे दी, आपने सब कुछ दे दिया, ठीक है, क्या उनके पास रियल फ्रीडम है? क्या उनके पास रियल अपॉर्चुनिटी है? मान लो एक बंदा व्हील चेयर पे है, उसे बिल्डिंग में जाना है, क्या बिल्डिंग में इतनी मतलब है अपॉर्चुनिटी कि वो जो बंदा नॉर्मली जा सकता है, तो इस बंदे के लिए क्या अलग से लिफ्ट है? इस बंदे के लिए लिफ्ट की अपॉर्चुनिटी है? या बिल्डिंग में सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, क्या वो लिफ्ट से ऊपर जा सकता है? क्या हमने सोसाइटी में हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी रियल इक्वालिटी फील करने के लिए हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी है? क्या वो रियल फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पा रहा है या नहीं? ये रियल सवाल है, और सच बताऊं ये रियल लाइफ सवाल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सवाल लगता है मेरे को, सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच लगती है, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लगता है अमर्त्य सेन का, कि भाई तुमने कागजी दे दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 सब दे दिया, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्ला 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 सब कुछ दे दिया, ये तो कागजी है। क्या उसे सही में कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर पा रहा है वो? क्या वो जो करना चाहता है वो कर पा रहा है? एक आदिवासी वुमेन को देख लो आप झारखंड में, क्या उसके पास रियली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वगैरह ये चीज़ें हैं? क्या उसके पास, क्या वो असल में कुछ करना चाहे, डिफरेंट करना चाहे, वो कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं है सिचुएशन। क्या उसके पास एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। यही बात अमर्त्य सेन कहते हैं कि आप कागजों पे तो बात कर लोगे भाई, बट व्हाट अबाउट रियलिटी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो इंसान सही में फेस करने वाला है, ये है पावरफुल अप्रोच। ठीक है, अब हमने इक्वालिटी के सारे मोस्टली पैरामीटर्स कवर कर लिए हैं जो बेसिकली इंसान को पता होने चाहिए। अब इक्वालिटी का जो लास्ट टॉपिक आता है, इसके बाद कुछ नहीं है, इक्वालिटी और सेल्फ एस्टीम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वालिटी एंड सेल्फ एस्टीम की। ये सबसे ज़्यादा अंडरमाइन टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सबसे पहले जॉन रोल्स की बात सुन लेते हैं कि परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी गुड इज सेल्फ एस्टीम। वो बोलते हैं कि इक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में जब ज़्यादा इनइक्वालिटी हो जाती है तो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने लग जाती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, खाली पैसे की बात नहीं है, उसकी कास्ट, उसका जेंडर, उसकी क्लास, भाई आपने सब में उसको ख़त्म कर दिया। वो जहाँ भी जा रहा है उसको जलील किया जा रहा है, उसको हर जगह इनइक्वालिटी दिखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है एक इंसान जिसकी कास्ट भी आपने बिल्कुल नीचे डाल दी, कास्ट से आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, क्लास से कर रहे हो, फिर जेंडर से कर रहे हो, उसके पास क्या कोई सेल्फ एस्टीम बचेगी? क्या उसके पास डिग्निटी बचेगी? 1% भी उसके पास डिग्निटी बचेगी या नहीं बचेगी? उसको डायरेक्ट मैसेज आएगा, भाई तुम मैटर नहीं करते। हाँ, तुम्हारा काम मैटर करता है, तुम्हारी वोट भी मैटर करती है, तो बट ना तुम मैटर करते, ना तुम्हारी लाइफ मैटर करती। उसे हर रोज़ ये चीज़ बताई जाती है कि भाई तुम नीची जात से हो, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास घर गाड़ी है, ना तुम्हारी कोई सुनने वाला है। ठीक है, और महिला हो गई तो फिर तो जयराम जी की है देसी भाषा में। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो जो इंसान जिसको अपनी सेल्फ वर्थ ही ख़त्म हो गई है, जिसके पास वो पोटेंशियल ह्यूमन नहीं रहेगा, वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये कंट्रीब्यूशन की तो बात बाद में है भाई, वो सपने ही नहीं देख पाएगा ठीक है, वो ड्रीम ही नहीं कर पाएगा कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, वो रिस्क ही नहीं ले पाएगा। पोटेंशियल कंप्लीटली जीरो। एक इंसान की ऐसी हालत हो गई है, वो सिस्टम का फेलियर है कि इनइक्वालिटीज़ इस लेवल पे आ गई हैं कि द पर्सन हैज़ नथिंग, ही बिकम्स नथिंग। आप खुद सोच के बताओ, लाइफ में कोई तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपको
डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला होगा, वो कैसी फीलिंग आई होगी, वो फीलिंग सोचो। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा देखो, जब आपने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया है, ठीक है, कोई इतना दूध का धुला नहीं है मेरे को पता है, आपने किसी ना किसी को जलील करा होगा, ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया होगा, और उसके बारे में अगर सोचो आप ध्यान से, अगर इंसान हो गए तो कुछ तो एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, लाइक कुछ तो फील होगा कि हाँ, गिल्ट होगा, मे बी गिल्ट होगा, एक गंदी फीलिंग आएगी। तो इन चीज़ों के बारे में सोचो, क्या ये चीज़ सही है? तो अगर आप इन फीलिंग्स के बारे में सोचोगे ना, इमोशनल हो गए, इन चीज़ों को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा ये इक्वालिटी, ये जस्टिस, ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं हैं। दीज थिंग्स मैटर इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन। इंसान के लिए ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो गाइस कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा टॉपिक आज का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चीज़ से मेरे को और ज़्यादा ऐसे मुश्किल टॉपिक्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की मोटिवेशन मिलेगी। मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।